हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर जॉन लॉक के बारे में बात करेंगे, जिनका टाइमलाइन है 1632 से 1704। जॉन लॉक 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक था। उसे उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। उदारवाद का मूल तत्व स्वतंत्रता माना जाता है और लॉक ने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य प्रदान किया। लॉक शासन को व्यक्ति के स्वतंत्रता की प्राप्ति का साधन मानता है तथा ये कहता है कि शासन के शक्ति की मर्यादा होनी चाहिए ताकि वह मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध ना हो। साथ ही उसने आधुनिक युग में अधिकारों की संकल्पना प्रस्तुत की और माना कि व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक तथा जन्मजात हैं। इसके साथ उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया ताकि व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह का स्पष्ट अधिकार प्रदान किया। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या है? यहाँ धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है कि राज्य किसी विशेष धर्म को ना अपनाए, न किसी विशेष धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करे। सभी धर्मों के लोगों को समान सुविधाएं उपलब्ध हों अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की। किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने से ना रोका जाए। इसका मतलब है धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि राज्य है वो एक तरह से धर्म निरपेक्ष रहता है लेकिन धर्म विरोधी नहीं होता, यानी कि राज्य का कोई खुद का विशेष धर्म नहीं है, व्यक्ति अपने किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। तो धार्मिक सहिष्णुता का इन्होंने प्रतिपादन किया और इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना दी। इसका मतलब क्या है कि व्यक्तियों को प्रकृति से ही कुछ अधिकार मिले होते हैं जो राज्य भी उनसे नहीं छीन सकता। और इन्होंने क्या कहा कि शासक की शक्ति लिमिटेड होनी चाहिए ताकि वह मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध ना हो, यानी ये सबसे ज़्यादा मानवीय स्वतंत्रता के साथ थे कि ऐसा शासन नहीं होना चाहिए जिससे मानवीय स्वतंत्रता की हानि हो रही है। शासन को मर्यादित रहना चाहिए। इसके विरुद्ध उन्होंने व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार भी दिए हैं और विद्रोह का स्पष्ट अधिकार भी प्रदान किया है। इसीलिए इन्हें उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि उदारवाद का मूल तत्व किस में है? स्वतंत्रता में। और ये स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे या सर्वोच्च लक्ष्य ये स्वतंत्रता को मानते थे। ठीक, अब इनका जन्म कब हुआ? 1632 में समरसेट कैरिंगटन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1704 में। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं जो आपको याद भी रखनी है। पहली है लेटर ऑन टॉलरेशन, जो इन्होंने 1689 में लिखी थी, लेटर ऑन टॉलरेशन। सेकंड है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये इन्होंने लिखी थी 1690 में। ठीक है, पहली है लेटर ऑन टॉलरेशन जो 1689 में लिखी, दूसरी है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट जो इन्होंने 1690 में लिखी। अगली इनकी बुक है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये आपको याद भी रखने हैं, ये भी 1690 की है। फिर एक और बुक इनकी वो है सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन, इन्होंने 1690 में लिखी। एक और बुक है इनकी द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलाइन, ये 1692 में लिखी। तो इसमें से आपको कुछ बुक्स के नाम याद रखने हैं, वापस रिपीट कर देती हूँ। लेटर ऑन टॉलरेशन, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन, द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कैरोलाइन। तो ये इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं। अब देखते हैं लोक की राजनीतिक विचारधारा में उनका सामाजिक समझौते का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम उनके मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था के संबंध में जानेंगे कि इनके बारे में उनके क्या विचार हैं। अन्य दर्शन पद्धतियों के अनुसार लोक का दर्शन भी उसके मानव संबंधी दृष्टिकोण पर आधारित है। मैंने बताया था सबसे पहले थिंकर उनका अपना मानव स्वभाव देखता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी थ्योरी है वो बिल्ड करता है।
लोक ने मानव स्वभाव का वर्णन आशावादी रूप में किया है और माना है कि मनुष्य के स्वभाव में अच्छाई है। वह एक दूसरे से सहयोग करता है तथा उसमें सहयोग, प्रेम, दया और सहिष्णुता की भावना पाई जाती है। इससे पहले हमने होब्स पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि होब्स ने सिर्फ मानव का एक पक्ष देखा था, उसमें सिर्फ बुराइयां देखी थी, स्वार्थ देखा था, भय देखा था। उन्होंने उसका अच्छाई वाला पार्ट बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही वातावरण देखा था जब वो पैदा हुए थे। वहीं लोक ने इसके बिल्कुल अपोजिट मानव स्वभाव का वर्णन एक आशावादी रूप में किया है। वो क्या कहते हैं कि मानव में सहयोग, प्रेम, दया व सहिष्णुता की भावना पाई जाती है। लोक के मानव स्वभाव का चित्रण होब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचारों से बिल्कुल भिन्न है तथा उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यद्यपि लोक ने भी देश निष्कासन तथा कष्ट में जीवन बिताया था, लेकिन फिर भी उनका हृदय मनुष्य की स्वाभाविक अच्छाई, सहयोग आदि गुणों से अधिक प्रभावित रहा था। ठीक है, ये तो था उनका मानव स्वभाव। लोक की प्राकृतिक अवस्था। अब इनकी प्राकृतिक अवस्था देख लेते हैं कि राज्य के बनने से पहले की अवस्था के बारे में ये क्या विचार रखते हैं। इनकी प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था थी, कि प्राकृतिक अवस्था में भी शांति थी, संघर्ष की नहीं। जबकि होब्स ने जहाँ मनुष्य को स्वार्थी, पाश्विक तथा पतित माना है, लोक ने उसे सहयोगी और सामाजिक मानते हुए उसके मानवीय गुणों पर बल दिया है। होब्स के विपरीत लोक ने व्यक्ति को विचारशील और बुद्धिमान स्वीकार किया और माना कि व्यक्ति अपने विवेक से नैतिक व्यवस्था की सत्ता और उसके अनुसार कार्य करता है। यानी मानव में नैतिकता है और उसके अनुसार ही कार्य करता है। मानव प्रकृति की धारणा में होब्स का मनुष्य कोरा पशु है, वहीं लोक का मनुष्य एक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करने वाला तथा उसके अनुसार आचरण करने वाला प्राणी है। होब्स का मनुष्य जहाँ एकाकी, पशुवत व स्वार्थी है, वहीं लोक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, जो परस्पर सहयोग, प्रेम व दया भाव से दूसरों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट इनके व्यूज़ हैं। होब्स के अनुसार क्या है? स्वार्थी, पशुवत, एकाकी, जबकि लोक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। होब्स की बातें लोक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। होब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था जहाँ सबके साथ सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी, इसके विपरीत लोक का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था शांत संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता व स्वतंत्रता की अवस्था है। ठीक है, होब्स का क्या मानना था कि सब एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था में हैं, प्राकृतिक अवस्था में निरंतर, जबकि लोक का कहना था कि युद्ध की अवस्था ना होकर ये एक शांति, आपस में एक दूसरे के लिए सद्भावना, एक दूसरे के लिए सहायता व स्वतंत्रता की अवस्था है। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि तथा प्राकृतिक अधिकार दोनों विद्यमान थे। उसके अनुसार प्राकृतिक विधि में वे सार्वभौमिक नियम हैं जो सुनिश्चित होते हैं, और प्राकृतिक अवस्था में यह नियम था कि तुम दूसरों के साथ वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। अगर तुम दूसरों से ये आशा करते हो कि वो तुम्हें जान माल की हानि ना पहुंचाएं, तो तुम दूसरों की भी जान माल की रेस्पेक्ट करो, उनकी भी हानि ना पहुंचाओ। तो दूसरों के साथ वही बर्ताव करो जो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद के लिए। तो ये प्राकृतिक विधि का नियम था। लोक के अनुसार प्राकृतिक नियम विवेक पर आधारित थे तथा प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त प्राकृतिक अधिकार इन्हीं प्राकृतिक नियमों पर आधारित थे। प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान और सम्मान करता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? प्राकृतिक नियम थे वो खुद के विवेक पर आधारित थे, क्योंकि प्राकृतिक नियम जो होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते। राज्य के बनने के बाद कुछ नियम होते हैं वो लिख दिए जाते हैं, जैसे चोरी करना पे इतना जुर्माना लगेगा, इतनी मर्डर करने पे इतने साल की सज़ा होगी या डेथ सेंटेंस होगा। तो ये सारे क्या हैं? लिख दिए गए हैं कानून, लॉज में। लेकिन प्राकृतिक जो नियम होते हैं वे खुद के विवेक से ही समझे जाते हैं। जैसे मानव का विवेक ये कहता है कि उसे किसी का खून नहीं करना चाहिए, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, तो क्या खुद का विवेक उसे अलाउ नहीं करता ये सब काम करने के लिए, तो वो प्राकृतिक नियम थे। तो प्राकृतिक नियमों से ही प्राकृतिक अधिकार निकले थे। तो उन्होंने लोक ने कहा कि शांति की अवस्था थी, सब एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते थे। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को 3 अधिकार प्राप्त थे। कितने अधिकार के बारे में बोलते हैं वे? 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। पहला, जीवन जीने का अधिकार।
दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार।